इंडिया को एक दीवार समझे तो इस दीवार में एक बहुत बड़ी दरार है और इस दरार को अगर हम सेक्युलरिज्म के पेंट से कवर करते रहें या सर्वधर्म संभाव के पेंट से कवर करते रहें तो ये दरार नहीं भरेगी। हम इसके ऊपर पेंट भले कर देंगे लेकिन ये दरार नहीं भरेगी। ये दरार और बड़ी होती रहेगी और तब तक ये बड़ी होती रहेगी जब तक ये पूरी की पूरी दीवार न गिर जाए। तो जब तक हम इस दरार को, जब तक हम अपनी हिस्ट्री को ऑनेस्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी हिस्ट्री से कोई लेसन नहीं सीखेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि भारत के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से और उनके जो मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे इतना चिढ़ते क्यों हैं, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसका एग्जाम्पल है कि क्यों भारत के लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते और भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि अभी हाल में आपने ये खबर शायद सुनी ही होगी कि एक कंस्ट्रक्शन क्रू जो है जो राम मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने 5 फुट का एक शिवलिंग, 7 पिलर ब्लैक टचस्टोन के, 6 पिलर रेड सैंडस्टोन के और कई देवी देवताओं की मूर्तियां पाई हैं। अब इससे ये सवाल उठता है कि यार अगर एक मामूली कंस्ट्रक्शन क्रू को इतना सारा सबूत मिल गया मंदिर का राम जन्मभूमि की साइट पर, तब इतने साल क्यों लग गए, इतने दशक क्यों लग गए इस साइट को हिंदुओं को वापस लौटाने को। अब यहां आते हैं हमारे सेक्युलर हिस्टोरियन जिन्होंने इस राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हर एक मोमेंट पर इन्होंने उंगली की है और हर एक मोमेंट पर इन्होंने ताबड़तोड़ कोशिश की है कि ये जो साइट है ये हिंदुओं को किसी भी तरह से वापस ना मिले। ये जो सवाल है कि ये साइट हिंदुओं को वापस मिलने में इतने साल क्यों लग गए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे में दुख की बात तो ये है कि इस मुद्दे का हल 1990s में ही निकल जाना था। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में 1990s में ही एक सेटलमेंट हो जाना था। और आप सोचिए जरा कि इस मुद्दे का अगर सेटलमेंट हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर खुद कर लेते तो हिंदू और मुसलमान कम्युनिटीज के बीच में जो भारत में दरार है तो उस दरार को भरने में कितना बड़ा ये एक स्टेप होता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर हैं के मोहम्मद, उन्होंने अपने बायोग्राफी में यही लिखा है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने 1978 में महान आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं एक भारत के बीबी लाल, उनके साथ एक्सकेवेशन किया था बाबरी मस्जिद के साइट का और उस एक्सकेवेशन में उन्होंने पाया कि कई मंदिर के जो पिलर्स हैं वो बाबरी मस्जिद की दीवारों में गढ़े हुए हैं। उन्होंने ये भी पाया कि कई पूर्ण कलश हैं जो 11th और 12th सेंचुरी में टेंपल आर्किटेक्चर में बहुत इस्तेमाल किए जाते थे। वो जो पूर्ण कलश हैं, वो जो इस बाबरी मस्जिद में एम्बेडेड पिलर्स हैं, ये पूर्ण कलश उन पर भी लगे हुए हैं। तो इससे इन्होंने पाया कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये एक टूटे हुए मंदिर के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद भी जब एक्सकेवेशन किया गया तब यही इंफॉर्मेशन पाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस साइट की एक्सकेवेशन करने को कहा तब जिस टीम ने एक्सकेवेशन की उन्होंने भी यही इंफॉर्मेशन पाई। उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर राजेश तिवारी ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की जहां पर उन्होंने बहुत एविडेंस पाया कि यहां पर मंदिर के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही कंक्लूजन पाया कि यहां पर एक मंदिर हुआ करता था मस्जिद बनाने के पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच था उसने भी यही कंक्लूजन पाया कि भाई यहां पर एक मंदिर हुआ करता था मस्जिद बनने के पहले। और के मोहम्मद ने यह भी बताया बायोग्राफी में कि ये जो एक्सकेवेशन किया गया था उनके द्वारा ये मेंटेन करने के लिए कि ये जो एक्सकेवेशन है ये इम्पार्शियल है। उसमें 131 एक्सकेवेटर्स की टीम में से 52 जो एक्सकेवेटर्स थे वो मुस्लिम थे। तो इतना एविडेंस तो हमें आर्कियोलॉजिकल मौजूद है। उसके ऊपर से हमारे पास लिटरेरी एविडेंस भी है। मीनाक्षी जैन ने एक बहुत कमाल की किताब लिखी है, बैटल फॉर रामा, केस फॉर द टेम्पल एट अयोध्या। इस किताब में मीनाक्षी जैन ने हमें बताया है कि किस तरह से थर्ड पार्टी सोर्सेज ने भी कंफर्म किया है कि हिंदू बहुत समय से मानते आ रहे हैं कि ये जो जमीन है ये राम जन्मभूमि है। उन्होंने 2 यूरोपियन सोर्सेज भी साइट किए हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विलियम फिंच और एक जेजुइट मिशनरी जो था जोसेफ टीफन-थेलर। इन दोनों ने 1600s में ये नोट किया कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो रामनवमी के समय आकर नदी में नहाते हैं और ये जो मस्जिद है इसकी परिक्रमा लेते हैं और ये मानते हैं कि ये जो मस्जिद है ये राम जन्मभूमि है। के मोहम्मद ने तो फिर हमें यहां तक बताया कि उस समय इतना एविडेंस था राम जन्मभूमि के मंदिर का कि मुस्लिम कम्युनिटी ये भी सोच रही थी कि हम हिंदू कम्युनिटी के साथ एक सेटलमेंट करते हैं ताकि ये जमीन उनको वापस लौटा दी जाए। लेकिन भाई क्या करें, हमारे जो सेक्युलर हिस्टोरियन हैं उनसे ये हजम तो होने नहीं वाला था। तो उस समय कुछ बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे जैसे सूरज भान, अतर अली, RS शर्मा और DN झा। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखा जिसको कहते थे बाबरी मॉस्क और रामास बर्थ प्लेस, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन। और ये रिपोर्ट उन्होंने उस समय के यूनियन होम मिनिस्टर को सबमिट की। ये रिपोर्ट बेसिकली ये कहता था कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि इस मस्जिद को एक मंदिर के ऊपर बनाया गया है,
जैसे कि रोमिला थापड़, जैसे कि इरफान हबीब, जैसे कि सतीश चंद्रा, इस तरह के बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने भी इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया और मुस्लिम कम्युनिटी के कान में ये झूठ भरा कि यहाँ पर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं है। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इतना सारा हिंदू मंदिर का एविडेंस प्रोवाइड किया तब उन्होंने कहानी फिर से बदल दी और उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू मंदिर नहीं है, ये तो एक्चुअली एक बुद्धिस्ट जैन सेंटर हुआ करता था, यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर नहीं हुआ करता था। हाँ भाई, हम सबको तो पता ही है कि श्री राम कितने बड़े बुद्धिस्ट हुआ करते थे। और फिर प्रॉब्लम ये हुई ना कि ये जो हिस्टोरियन थे ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे इंडिया में, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पूरे इंडिया के लिए ये हिस्ट्री का करिकुलम तैयार करें, तो पूरे इंडिया के बच्चों को ये लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और सारे जितने भी न्यूज़पेपर थे उनमें भी इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो सारे न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल लिखे जाते थे, जो ओपिनियन पीसेस लिखे जाते थे, वो ये लोग लिखते थे और इन ओपिनियन पीसेस के द्वारा इन्होंने पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर तो कोई हिंदू मंदिर कभी था ही नहीं। और इस तरह से इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को कन्विंस किया कि आप कुछ भी हो जाए इस जमीन को हिंदुओं के हाथ में ना दें। और क्योंकि ये हिस्टोरियंस बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, के मोहम्मद ने अपनी बायोग्राफी में बड़े अच्छे से दिखाया है कि किस तरह से जो भी हिस्टोरियन था या आर्कियोलॉजिस्ट था जो इनके कंक्लूजन से डिसएग्री करता था, उनको ये हिंदुत्ववादी बोल देते थे या आरएसएस का मेंबर बोल देते थे और उनकी पूरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। तरह का माफिया ये हिस्टोरियन चला रहे थे इंडिया में। और 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस समय भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता, लेकिन उस समय भी ये हिस्टोरियन उठ के आ गए और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल जजमेंट है और इस जजमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। और फिर ये लोग जो हिस्टोरियन थे ये इतने तगड़े तरीके से कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। तो जब इनको कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया तो इन्होंने जो जवाब दिए इस क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो सूरज भान जो इस रिपोर्ट के को ऑथर थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने पर बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मिडीवल पीरियड के बारे में कुछ खास नहीं पता है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं टेंपल आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूं। हुई ना। तो ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की यूनियन होम मिनिस्टर, उसमें इन्होंने कहा है कि जो एएसआई ने फाइंडिंग्स की हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये कैसे गलत है तो उन्होंने बोला कि ये जो मुस्लिम साइड है वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही थी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, तो बीबी लाल की जो एएसआई की फाइंडिंग्स हैं इनको हमने पढ़ा भी नहीं है। तो इन्होंने एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उनको झूठ बोला है बिना एएसआई की फाइंडिंग्स को पढ़े। इस रिपोर्ट को हमारे देश के सेक्युलर लोग जो हैं वो सबसे बेहतरीन एविडेंस मानते थे राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ। ये तो अच्छा है कि हमारे पास बीबी लाल जैसे, मीनाक्षी जैन जैसे, के मोहम्मद जैसे लोग थे जो कि अपने करियर से ज्यादा सच्चाई की चिंता करते थे और उनकी वजह से 2019 में ये जो डिसीजन मिला है राम जन्मभूमि को, ये मिला है। और देखिए इस पूरे मामले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, इंडिया को जिस तरह से उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ये मार्क्सिस्ट सोर्सेज से, ये इस्लामिस्ट सोर्सेज से या फिर वेस्टर्न सोर्सेज से। इंडिजिनस सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री के इंडिया में वो हमें नहीं पढ़ाए जाते और इन इंडिजिनस सोर्सेज को जब हम पढ़ेंगे तब जाके हम ठीक तरीके से अपने पास्ट को एग्जामिन करेंगे। अगर हम इस कॉलोनियल मार्क्सिस्ट इस्लामिस्ट सिस्टम ने रोमिला थापड़, इरफान हबीब जैसे लोगों को जन्म दिया है जो इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि वो सीधे सीधे 30 सालों तक झूठ बोलते आए राम मंदिर के बारे में और राम मंदिर के बारे में जो सबूत है उसके बारे में। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इकोनॉमी को फिक्स करने के साथ साथ इंडिया का अगला बड़ा फोकस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का, एचआरडी मिनिस्ट्री को रिफॉर्म करने का। अब तो बीजेपी को पावर में आए 6 साल हो गए हैं। बीजेपी ने 2014 में प्रॉमिस किया था कि वो एक हमारी हिस्ट्री हमें किस तरह से पढ़ाई जाती है उसको चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए हैं एचआरडी मिनिस्ट्री में। यहां तक कि एक पुराने जो एचआरडी मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, वो तो बड़े शान से कह रहे थे कि भाई हमने कुछ भी नहीं बदला है हमारे करिकुलम में। तो हमें हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मॉडर्न सोर्सेज को या वेस्टर्न सोर्सेज को हम पूरी तरह से नजरअंदाज करें। इसका ये मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं उसके साथ साथ हम वेस्टर्न सोर्सेज को पढ़ें ताकि हमें असली हमारे सिविलाइजेशन की सच्चाई पता चले। जब तक हम इस वेस्टर्न मार्क्सिस्ट इस्लामिस्ट सोर्सेज से अपनी हिस्ट्री सीखते रहेंगे तब तक, जैसा मकौले ने कहा था, कि हम ऐसे इंडियन प्रोड्यूस करेंगे जो दिखने में तो इंडियन है लेकिन वो अपने कल्चर से, वो अपनी जुबान से, वो अपने इंटेलेक्ट से, वो अपने मॉरल से
पूरी तरह से इंडिया से कटे हुए हैं, पूरी तरह से वो फॉरेनर हैं। तो ये मकौले का जो सपना है, मकौले का जो प्लान है, इसको अगर हमें ध्वस्त करना है, इसको अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें अपनी हिस्ट्री इंडिजिनस सोर्सेज से सीखनी पड़ेगी और HRD मिनिस्ट्री को रिफॉर्म करना पड़ेगा। आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा और आपने तब भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया और क्या चाहिए है, ये तो रहा बटन, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।